हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं जो प्रश्न लिया हूँ वो आरआरबी की समस्त परीक्षाओं से लिया हूँ, क्योंकि जो आरआरबी एक एजेंसी है जो समस्त परीक्षाओं को मिलाकर प्रश्न पूछती है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जो आरआरबी में बहुत ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका एकक है। किसका एकक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, मात्रक है, एकक एक ही चीज है, एकक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है बेटा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का एकक होता है। इसका बी नंबर सही है। ठीक है, बी नंबर आपको दिख रहा है, इसका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें, देखो कितनी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? भाई प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और सेकंड, ये दोनों तीनों समय की इकाइयां हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हमारा समय की इकाई नहीं है, यही होगा, ए नंबर होगा हमारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें। कह रहा है नूरी साल। नूरी साल क्या होता है? नूरी साल होता है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। जो हमारा प्रकाश होता है, जो एक वर्ष में जो का तय किया हुआ फासला होता है, प्रकाश का तय किया हुआ फासला होता है, वही नूरी साल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बी नंबर सही है। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है, इसका बी नंबर सही है। ठीक है, अगले चलें, आगे प्रश्न देखें। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, ये सभी परीक्षाओं को मिलाकर पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक बेटा न्यूटन होता है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला देखें, अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है एंगस्ट्रॉम को करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, तो ये दूरी हम लंबाई में मापेंगे। ठीक है, लंबाई, इसका सी नंबर सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ल्यूमैन किसका मात्रक है? ल्यूमैन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ल्यूमैन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, इसका सी नंबर सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नवा प्रश्न क्या कह रहा है? कैंडला मात्रक है, इसको उल्टा करके पूछ लिया गया है। ठीक है, इसको उल्टा करके पूछा है, कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, उल्टा करके पूछ लिया गया। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता, उल्टा करके भी पूछ लेता है। ठीक है, श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई प्याई जुली होती है। ठीक है, पिवाई जुली होती है, पिवाई जुली। ठीक है, सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है जी, देखो कितना पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है प्लांक नेतांक की विमा होती है। प्लांक नेतांक की विमा होती है ML2 और T⁻1। प्लांक नेतांक की विमा होती है ML2 T⁻1, और यही विमा सेम हमारी कोणीय संवेग की होती है। ठीक है, कोणीय संवेग की विमा भी यही होती है, तो ये इसका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कह रहा है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं, ये वाला प्रश्न देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 1 किलोवाट घंटा हमारी इकाई है ऊर्जा की। ठीक है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कोणीय वेग की विमा क्या होगी? कोणीय वेग की विमा कैसे निकालोगे? ये दिया है b बराबर r ओमेगा होता है, तो ओमेगा निकाला है इसने b अपॉन r। b क्या है? वेग है, r है त्रिज्या। तो वेग का मात्रक होता है, वेग की विमा होती है m l माइनस 1 और त्रिज्या की विमा होती है हमारी l। ठीक है, त्रिज्या दूरी है तो दूरी की विमा होती है l। तो ये देखो ये इसमें सॉल्व करा हुआ है पूरा। यहाँ पर देखो क्या रखेंगे, एम एल टी माइनस 1 और अपॉन एल, त्रिज्या की विमा एल रख दोगे। यहाँ पर हमारा एल से एल कट जाएगा तो टी की पावर माइनस 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल जीरो, एम एल जीरो, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस 1। ठीक है, एम जीरो का मतलब होता है इसके वैल्यू 1, एल जीरो का मतलब है इसकी वैल्यू 1। तो ये 1 की मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस 1 से करोगे तो हमारा टी की पावर माइनस 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है सी नंबर इसका सही होगा, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। तो सेकंड बटे वाला होता है वो सेकंड स्क्वायर बन जाता है। इस सेकंड को सेकंड स्क्वायर बना देगा तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत पूछा हुआ प्रश्न है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर विचार करें। कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। 1000 मीटर को मिलीमीटर में 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या होगा? 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 लिखोगे और 3 जीरो लगाओगे। ठीक है, फिर मिलीमीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो उसके मिलीमीटर के और 3 जीरो मीटर के, तो 6 जीरो हो गए और हमारा 1 जे लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई में, एक एकम 1 तो 6 जीरो। ठीक है, ये हमारा सी नंबर सही होगा। आगे देखिए, अगला देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? ये तो मैंने करा दिया। ठीक है, आपको ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अगला प्रश्न देखें। कह रहा एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, एक फेम्टो किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखें। कह रहा है 1 माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब क्या होता है, हम माइक्रोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ करके दिखाया इसने, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, अब मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करते हैं। 100 का मतलब है 10 की घात 2। ये 100 का मतलब क्या है? 10 की घात 2। तो 2, 6 में से 2 कम करो तो 4 रह जाएगा। ठीक है, 2 जीरो होते हैं तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। ठीक, अब 10 की पावर 2 का मतलब हुआ कि यहाँ 6 में से 2 कम करोगे तो क्या होगा? 4 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, इसका हमारा डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है।
प्रयुक्त यूनिट है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। इसके द्वारा सूर्य, पृथ्वी की दूर दूर की दूरियां मापी जाती हैं, इसलिए इसमें प्रकाश वर्ष ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। जब कोई लंबी दूरी मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पे विचार करें। कह रहा है किसी गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, ठीक है। इसका बी नंबर सही होगा, न्यूटन ने किया था गति के नियमों का प्रतिपादन। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पे विचार करें हम, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ये कह रहा है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ये होता है एक समान गति की, ठीक है। इसका डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 22वां देखो, 22वां क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये किसका है, ये क्या कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ठीक है। जब तक कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उस पर बल लगा दें तो उसकी दिशा बदल जाती है, तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और वस्तु की स्थिति में जब बल नहीं लगाते हैं और स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, इसका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कालीन से, कह रहा है कालीन से, प्रश्न नंबर हमारा 33, ठीक है। क्या कह रहा है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है, इसका क्या कारण है। ब्राह्म का जड़त्व, धूल ब्राह्म के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन की धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए, ठीक है। यही बात सही है, ठीक है। जब हम उसे डंडे से पीटते हैं तो कंबल में गति प्रदान हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अचानक या फिर कंबल को झटका दे तो उसमें गति प्रदान होगी, एकदम झटके से गति, तो धूल के कण क्या होंगे, हट जाते हैं, ठीक है। अगर इसके जगह होता कि आम से, यानी आम के पेड़ से आम कैसे टूटते हैं, तो ये भी हमारा इसी का उदाहरण है, ठीक है। जड़त्व का ही उदाहरण है, ठीक। इसका ए नंबर सही है, इसका बेटा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर सही होगा, इसका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने कहा है कि एक पिंड ब्राह्म अवस्था में है तब तक, एक पिंड ब्राह्म अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा न्यूटन ने बताया कि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये न्यूटन का है, ठीक है। न्यूटन, डी नंबर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है एक गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है। ये किस नियम का पालन करता है, ये करता है न्यूटन का प्रथम नियम का पालन, क्योंकि हम जड़त्व में आ जाते हैं, और जब जड़त्व में अचानक से ब्रेक, हम जड़त्व में होते हैं और अचानक से जब ब्रेक लगता है तो
आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, ये न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, 26 नंबर देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, देखो इसे बार बार पूछा गया है। कौन सा नियम व्याख्या करता है, प्रथम नियम। ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, प्रथम नियम न्यूटन के जड़त्व की व्याख्या करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखो क्या करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम सबसे पहले दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन ने। तो इसका हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। देखो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके बराबर है, इसमें से न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तीनों नियम में से किसी का भी पालन नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही होगा। ठीक है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पर विचार करें। क्या कह रहा है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, कौन सी लिफ्ट में अधिक होगा, जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। सही है, ऊपर, जैसे हम किसी लिफ्ट को ऊपर की ओर ले जाएं तो व्यक्ति का भार अधिक अनुभव होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा व्यक्ति का में बहुत अधिक वजन है। अगर हमारी कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे को आ रही है तो व्यक्ति का भार कम महसूस होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो हम नीचे की ओर आएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे कार्य करेगा। अगर हम कोई पेन है, ये मेरा पेन है, अगर मैं इसे छोड़ूं तो नीचे को जाएगा। ठीक है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर मैं इसको ऊपर को ले जाऊंगा तो इस पर वजन ज़्यादा महसूस होगा, और जब ये नीचे की ओर गति करेगा तो इस पर वजन कम महसूस होगा इसका, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो इस पर जो कह रहा है ये कह रहा है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वस्तु हमारी ऊपर की ओर जाए। ठीक है, तो व्यक्ति ऊपर की ओर गति करेगा तो भार अधिक अनुभव होगा। ठीक है, तो इसका हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 32 नंबर पे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब हमारी वस्तु का वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहें। ठीक है, तो हमारे वस्तु के वेग को समरूप कहा जाएगा, वेग व दिशा का मान दोनों नियत हो। ठीक है, तो हमारी वस्तु समरूप कही जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो। अगला प्रश्न कह रहा है एम द्रव्यमान का एक पिंड बी वेग से दीवार से टकराता है, ठीक है, और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड का संवेग परिवर्तन है। इसका संवेग परिवर्तन देखो क्या होता है। एम द्रव्यमान का कोई पिंड बी वेग से टकराता है तो पी बराबर एम बी होगा, ठीक है। अब पी बराबर एम बी होगा तो पी वन बराबर हमारा होगा एम, कैपिटल एम और बी, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा वो पिंड वापस के लौटेगा तो इसके वेग हमारा क्या है, उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो P2 बराबर क्या होगा, P2 बराबर होगा एम माइनस बी होगा। ये माइनस का होगा क्योंकि पिंड दीवार से टकरा कर वापस लौट रहा है, तो माइनस का होगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा फार्मूला होता है पी, यानी कि संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बराबर होता है, यानी कि P2 माइनस P1, जैसा कि यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, नीचे देखो P2 माइनस P1। अब P1 की हमारा माइनस का एम बी था, P2 का मान माइनस का क्या था, एम बी, माइनस का एम बी, तो यहाँ माइनस का जी एम बी हो गया, ठीक है। और P1 का मान क्या आया हमारा, एम बी प्लस का, तो प्लस का एम बी, माइनस 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 का 2 एम बी। अब संवेग परिवर्तन की दर माइनस में नहीं ली जाती, तो हमारा प्लस का 2 एम बी हो गया, ठीक है। तो इसका हमारा बेटा हो गया, हमारा ए नंबर इसका सही आंसर हो गया, ए नंबर, ठीक। अगर अगला प्रश्न देखेंगे, ये मेरा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे वीडियो डालूं, ठीक है। कह रहा एक 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। इसका संवेग कितना दिया है, 2 न्यूटन दिया, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है पी स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ देखो, संवेग का फार्मूला होता है P बराबर एम बी, जैसे कि यहाँ दिया है देखो, इसका संवेग है, संवेग होता है, संवेग P बराबर एम बी, तो संवेग कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया, 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर B रख देंगे। अब जो गुणा वाला कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर B बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, तो 1/2 एम और बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया, यहाँ पर देखो 1/2 एम कितना है हमारा, एम कितना है 2 3, और बी स्क्वायर का मतलब बी का मान कितना लिख रहा है, 2/3, तो 2/3 गुणा 2/3। अब 1 3 से हमारा 1 3 कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 2/3, हमारा कितना आएगा, 2/3 जूल। ये हमारा सी नंबर सही हुआ, सॉरी इसका बी नंबर 2/3, ये 3/2 है, ये गलत बोल दिया, 2/3 बी नंबर सही हुआ, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, ठीक है।